हाय स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने रिलेशन को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं फंक्शन। तो चलिए जान लेते हैं फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है भाई, यहाँ पर लेट ए बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब कि एम्प्टी नहीं होंगे, खाली नहीं होंगे। ठीक है, कोई ना कोई एलिमेंट होगा। ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए फंक्शन। मतलब कोई भी एक ऐसा सेट जो ए क्रॉस बी का क्या हो, सबसेट हो। सबसेट क्या होता था, एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर बिलोंग करना ही क्या कहलाता था, सबसेट कहलाता था। मतलब यहाँ पर एक ऐसा सेट जो ए क्रॉस बी का क्या हो, सबसेट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। तो फंक्शन में पहला अल्फाबेट क्या है, एफ है, इसलिए हम फंक्शन को किससे डिनोट कर रहे हैं, एफ से डिनोट कर रहे हैं। और एफ जो है वो आपका सबसेट है ए क्रॉस बी का। अब आप मुझे कहेंगे कि सर आपने रिलेशन भी यही बताया था, रिलेशन में भी आपने बताया था कि आर जो है वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, और फंक्शन में भी यही बात बता रहे हो। तो दोनों में फर्क क्या हुआ, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है भाई। रिलेशन में तो खाली इतनी कंडीशन थी कि जो रिलेशन होगा आर सेट होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। यहाँ पर आपका एफ जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट तो होना ही चाहिए। उसके अलावा कुछ स्पेशल कंडीशन भी है जिसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, ए सेट मान लीजिए आपके पास ये है और बी सेट ये है, और ये आपको कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, ए सेट से वैल्यू इसमें रिप्लेस करेंगे एक्स की, और जो वैल्यू निकल के आएगी वो बी सेट में चेक करेंगे। यही तो होता है। ए टू बी का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी का मतलब ये है कि ए सेट से आप वैल्यू रिप्लेस करेंगे और जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा वो बी में चेक करेंगे कि बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस फंक्शन में मैं एक्स की वैल्यू 1 रिप्लेस करता हूँ। एक्स की जगह मैंने 1 रखा, 1 का स्क्वायर किया, क्या आया, 1 आया भाई। है इसके अंदर, बिल्कुल है। तो एक ऑर्डर पेयर बन गया 1 1। फिर 2 रखते हैं, 2 रिप्लेस करते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर है, बिल्कुल है। तो एक ऑर्डर पेयर बन गया आपका 2 4। फिर 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 9 आएगा। 9 है इसके अंदर, बिल्कुल है। तो एक ऑर्डर पेयर क्या बन गया आपका, 3 9। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर क्या बने, 1 1 2 2 4 और 3 9। तो देखिए, एक तो स्पेशल कंडीशन ये है कि वहां पर ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि यहाँ पर देखिए जो आपका पहला सेट है ना, ए सेट, इन सभी का ऑर्डर पेयर होना कंपलसरी है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए यहाँ पर 4 और होता और 4 का किसी के साथ ऑर्डर पेयर ना हो, तो ये फंक्शन तो सॉरी रिलेशन तो हो सकता है आपका। मान लीजिए मैंने यहाँ पर अभी लिख दिया 4, ठीक है, और 4 इसमें इंक्लूड नहीं दिख रहा है आपको। 1 के साथ ऑर्डर पेयर है 1 का, 2 का 4 के साथ है, 3 का 9 के साथ है, लेकिन 4 का ऑर्डर पेयर किसी के साथ नहीं है। तो ये आपका रिलेशन तो हो सकता है लेकिन फंक्शन नहीं हो सकता है। इसको हम फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं भाई, ज्यादा दिमाग पे जोर देने की आवश्यकता नहीं है। छोटी सी बात समझ के देखिए कि यहाँ पर आपके पास 4 है, जब आप इसमें आप 4 रखेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि कोई वैल्यू ही ना आए, और वैल्यू आएगी तो इसका ऑर्डर पेयर होना चाहिए था। तो एक तो रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस ये हो गया कि जो फर्स्ट सेट होगा उसके सभी एलिमेंटों का ऑर्डर पेयर होगा। सभी एलिमेंटों का क्या होगा, ऑर्डर पेयर होगा। और एक चीज और बता देता हूं, रिलेशन के अंदर हम फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोलते थे, डोमेन, और सेकंड एलिमेंट को क्या बोलते थे, रेंज। फंक्शन के अंदर हम फर्स्ट एलिमेंट को बोलेंगे प्री इमेज, फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोलेंगे, प्री इमेज, और सेकंड एलिमेंट को बोलेंगे इमेज। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ए सेट में जितने भी एलिमेंट है सभी की इमेज होना कंपलसरी है। जैसे 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 9 है। तो यहाँ पर अगर और कोई एलिमेंट होता तो उसकी भी इमेज होना कंपलसरी था, तभी हम इसको फंक्शन बोल सकते हैं। क्लियर है, यानी कि ईच एलिमेंट की इमेज होना कंपलसरी है। एक डिफरेंस तो ये आ गया। रिलेशन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। ठीक है, तो फंक्शन में एक कंडीशन तो क्या हो गई, पहले सेट के सभी एलिमेंट की एक इमेज होनी जरूरी है। ठीक, एक डिफरेंस तो ये हो गया। तो यहाँ पर, यहाँ से मैं इमेज लिख रहा हूँ भाई। इमेज क्या क्या है मेरे पास, इमेज होगा सेकंड एलिमेंट, यहाँ से 1 4 9, ये तो आपका क्या हो गया इमेज। और प्री इमेज क्या होगी, 1 2 3, तो प्री इमेज क्या हो गई, 1 2 3। अब इससे हम एक एरो डायग्राम बनाते हैं। देखिए, ये आपका ए सेट में क्या एलिमेंट थे, 1 2 3, तो मैंने 1 2 3 दिखा दिया यहाँ पर। ये आपका बी सेट हो गया, बी सेट में एलिमेंट थे 1 4 9 25, 1 4 9 25। ठीक है, तो आपने देखा 1 किससे रिलेटेड था, 1 से, तो 1 से रिलेटेड हो गया, 2 से 4 हो गया, 3 से 9 हो गया। तो आप देख रहे हैं 1 की
इमेज कितनी है 1 है, 2 की इमेज कितनी है 4 है, 3 की इमेज कितनी है 9। ये मैंने आपको सेट फॉर्म टेबुलर फॉर्म में बताया फंक्शन को। अब इसी फंक्शन को मैं एरो डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 की इमेज है, 2 की भी इमेज है, 3 की भी इमेज है। तो यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट बचा जिसकी इमेज ना हो? कोई नहीं बचा ना, सभी की एक एक इमेज है, ठीक है। तो इसलिए आपका फंक्शन है। इधर कोई भी एलिमेंट फ्री हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही एक चीज और बता देता हूं, इमेज भी कैसी होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। इमेज भी कैसी होनी चाहिए? यूनिक। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि एक से ज्यादा इमेज हो जाए। प्री इमेज एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन इमेज एक से ज्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ध्यान से सुनिएगा। ये पॉसिबल नहीं है कि आप देखिए, सोच के देखिए आप खुद कि भाई कोई भी एक मेरे पास फंक्शन है, उसमें मैं 3 रखूंगा, तो मैं x की जगह रखता हूं 3। तो ये थोड़ी ना है कि अभी तो मुझे 9 मिला और कुछ देर के बाद मैं फिर से 3 रखूं उसी फंक्शन में तो मुझे 25 मिल जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? भाई किसी भी फंक्शन में आप कोई नंबर रखेंगे तो अब रखें या बाद में रखें, कभी भी रखें, एक ही वैल्यू मिलेगी। ये नहीं है कि अभी रखा तब कुछ और वैल्यू आई, बाद में रखा तब कुछ और वैल्यू आई। तो ये तो पॉसिबल चीज ही नहीं है। अगर हम x को 3 से रिप्लेस करेंगे तो कोई एक ही नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है डबल नंबर मिल जाए। इसलिए मैंने सीधी आपको बात बोल दी है कि इमेज भी कैसी होनी चाहिए? यूनिक। यूनिक इमेज होनी कंपलसरी है, ठीक है। 2 बातें हो गई। किसी भी रिलेशन को हम फंक्शन कब बोल सकते हैं? किसी भी रिलेशन तो कोई भी हो सकता है हमारा, उस पर कोई कंडीशन नहीं है। बस रिलेशन जो है आपका A क्रॉस B का सबसेट होना चाहिए, बस उसमें तो इतना है। और फंक्शन में क्या है? ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं रिलेशन और फंक्शन में, ठीक है। तो रिलेशन में खाली इतना है कि कोई भी R सेट जो है वो सबसेट होना चाहिए A क्रॉस B का। लेकिन फंक्शन में कंडीशन क्या लग गई है? कंडीशन ये लग गई है कि सभी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। सभी एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? इमेज। यहां पर कोई एलिमेंट फ्री नहीं होगा, पहले सेट के सभी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यूनिक होनी चाहिए। ये नहीं है कि डबल हो गई, जैसे 3 का 9 के साथ भी हो गया, 25 के साथ भी हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। 3 की इमेज 9 भी हो गई और 25 भी, समझे। तो इमेज कैसी होनी चाहिए? यूनिक, मतलब केवल एक होनी चाहिए। एक कंपलसरी है और एक से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन प्री इमेज एक से ज्यादा हो सकती है। कैसे? एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। देखिए प्री इमेज एक से ज्यादा कैसे हो सकती है। ये आपके पास फंक्शन था f(x = x²। जब मैंने x की जगह रखा -1, तो -1 का मैंने किया स्क्वायर, क्या आया भाई? प्लस का 1 आया, ठीक है। फिर मैंने रखा प्लस का 1 इसमें x की जगह, तो प्लस का 1 रखा, प्लस का 1 का स्क्वायर किया हमने, क्या आया? 1 आया। तो आपने देखा भाई माइनस का 1 रखा तब भी प्लस का 1 आया, प्लस का 1 रखा तब भी प्लस का 1 आया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पिछले वाले को बोलते हैं इमेज, पिछले वाले को क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं, और आगे वाले को क्या बोलते हैं? प्री इमेज। तो यहाँ पर प्लस के 1 की प्री इमेज कितनी है? -1, और यहाँ पर प्लस के 1 की प्री इमेज कितनी है? 1। तो डबल हो गई ना, प्लस के 1 की डबल प्री इमेज हो गई, एक तो माइनस का 1 और दूसरा प्लस का 1, ठीक है। तो 2 बातें ये हो गई। ये तो थी समझाने वाली बात। अब भी आपको पल्ले नहीं पड़ी तो सीधी बात बता रहा हूं, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता है। फर्स्ट एलिमेंट क्या नहीं हो सकता है? रिपीट नहीं हो सकता है। मान लीजिए मैं एक रिलेशन लिखता हूं यहां पर अपनी तरफ से, ठीक है। ये लिख रहा हूं भाई 1 2 1 4 और यहां पर लिख देता हूं 2 5। तो ये आपका जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन तो है, लेकिन इसको फंक्शन नहीं बोल सकते हम। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो गया। देखिए, तो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसका रीजन मैंने यहां पर आपको समझाया कि ये थोड़ी ना होगा कि अभी हम 1 रखे तब तो 2 मिले और बाद में 1 रखे तो 4 मिले, किसी एक ही फंक्शन में। तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो कुल मिला के कॉमन बात ये आ गई कि सभी एलिमेंट की इमेज होना कंपलसरी है, और इमेज भी कैसी हो? यूनिक हो। इमेज भी कैसी हो? यूनिक हो, ठीक है। और प्री इमेज एक से ज्यादा हो सकती है, मतलब पिछला वाला एलिमेंट रिपीट हो सकता है लेकिन पहले वाला एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता है, ठीक है। बस बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, मैंने अपनी तरफ से फुल फोकस किया है इस पर, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है रिलेशन और फंक्शन में। अगर अब भी आपको बात समझ में नहीं आई तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देखें, पक्का समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए नाम से पता लग रहा है इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पर डिपेंड ना करे, है ना, फ्रीडम में हो बिल्कुल। और डिपेंडेंट जो किसी पर क्या करे? डिपेंड करे। तो समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए f(x = 2x + 3) एक फंक्शन दे रखा है हमें। तो मैंने x की वैल्यू रखी पहले 1, x इस सेट में से 1 रखी x की जगह, 1 रखा, 2 × 1 कितना आएगा? 2 + 3 और 2 + 3 कितना हो गया? 5।
फिर मैंने x इक्वल्स टू रखा 2 इसी फंक्शन में, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 हुआ, 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 कितना आया 7। तो आपने देखा x की वैल्यू तो हम अपनी मर्जी से रख रहे हैं, ये हमारे कंट्रोल में है, हम जरूरी नहीं है 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं इस फंक्शन के अंदर, लेकिन क्या ये हमारे कंट्रोल में है? ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड कर रही है किस पर? x की वैल्यू पर। जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो 5 आया था, 2 रखी तो कितना आया 7। तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, ये वैल्यू ऑटोमेटिक इंक्रीज हो रही है, मतलब ये आपकी किस पर डिपेंड कर रही है? x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। भाई 1 रखेंगे तो 5, 2 रखेंगे तो 7। तो इसका मतलब जो फर्स्ट सेट होगा, पहला सेट होगा, ये x लिखा है मैंने, ठीक है ना, जो फर्स्ट सेट होगा उसके जो एलिमेंट होंगे वो कैसे वेरिएबल होंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, वो किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे, लेकिन सेकंड वाले के एलिमेंट क्या करेंगे? डिपेंड। समझ गए? तो एक्स वाई में अगर देखें तो एक्स की वैल्यू कैसी है? इंडिपेंडेंट है, और फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो कैसी होगी? डिपेंडेंट होगी। किस पर डिपेंडेंट होगी? एक्स पर डिपेंड करेगी, एक्स की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं सम स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन की कुछ स्पेशल टाइप्स आएगी हमारे पास, काफी सारी आएगी, तो ध्यान से आप सुनते रहे। तो फर्स्ट टाइप क्या आई है भाई? फर्स्ट टाइप आ गई आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शन। देखिए नाम से पता लग रहा है रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब जिसकी वैल्यू जो है वो कैसी हो? रियल हो। वैल्यू कैसी हो? रियल नंबर हो। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये फंक्शन? एफ फ्रॉम a to b where a and b are set of real number। a और b दोनों कैसे सेट है? रियल नंबरों का सेट है। तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे? रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। मतलब रियल नंबरों से बने हुए फंक्शन को क्या बोलेंगे? रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। एग्जांपल देख लो, ए सेट, ये आपके पास सारे के सारे रियल नंबर है 1 2 3। ठीक है, रियल नंबर के बारे में पढ़ा होगा आपने, रियल और इमेजिनरी नंबर जिसमें आइटा आ जाएगा। ठीक है, आइटा अभी नहीं पढ़ा है तुमने, लेकिन रियल नंबर तो पढ़े होंगे ना। तो ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो इनसे जो फंक्शन बना ये हमारा, ये कैसा फंक्शन है? रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब ये रियल वैल्यू से बना हुआ है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट टाइप। तो सेकंड टाइप होगी हमारी भाई पोलिनोमियल फंक्शन। फर्स्ट पढ़ लिया था हमने, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे, फर्स्ट टाइप पढ़ लिया था। सेकंड टाइप होगी हमारी पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो पोलिनोमियल फंक्शन क्या होंगे? ऑल फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एटसेट्रा। मतलब जो फंक्शन होंगे आपके पोलिनोमियल फंक्शन, किनको बोलेंगे? जो पोलिनोमियल की फॉर्म में हो। पोलिनोमियल क्या होते हैं? आपने पढ़ा है 9th क्लास के अंदर भी, 10th क्लास के अंदर भी, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है ना, जिसमें डिग्री 1 हो, वेरिएबल की डिग्री 1 हो, लीनियर पोलिनोमियल डिग्री 2 हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिग्री 3 हो, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो उस फॉर्मेट में जो फंक्शन होगा उसको हम पोलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि ax प्लस बी डिग्री 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल है ये। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिग्री कितनी है? x की पावर सबसे बड़ी कितनी है? 2, डिग्री 2 है, तो कैसा पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो इस फॉर्मेट में जो पोलिनोमियल होंगे उनको क्या बोला जाएगा? पोलिनोमियल फंक्शन। इस फॉर्मेट में जो फंक्शन होंगे उनको क्या बोला जाएगा? पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल fx इक्वल्स टू 2x प्लस 3 कैसा है? लीनियर पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल फंक्शन हुआ। ये कैसा पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक, तो ये भी कैसा हुआ? पोलिनोमियल फंक्शन हुआ। मतलब वो फंक्शन जो पोलिनोमियल की फॉर्म में हो उसको क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे। थर्ड टाइप आ जाती है भाई रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या होगा? ए फंक्शन fx डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू px अपॉन qx। देखिए नाम से पता लग रहा है रैशनल, जैसे रैशनल नंबर होता है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, सेम वैसे कोई फंक्शन जो न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर की फॉर्म में हो। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं पहले इसलिए लिख लेता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि साथ साथ लिखूंगा टाइम ज्यादा लगेगा, वीडियो लेंथी होगी तो आपका टाइम खराब होता है। ठीक है, अब टाइम कम लगेगा और जल्दी से हमें कोई चीजें समझ में आ जाएगी। तो एक ऐसा फंक्शन जो कि कैसे डिफाइन होता हो? px अपॉन में qx। px क्या हो गया? न्यूमिनेटर, qx क्या हो गया? डेनोमिनेटर। और आपको बता देता हूं ये px और qx दोनों ही क्या होंगे? पोलिनोमियल होंगे। ठीक है, वेयर px एंड qx आर पोलिनोमियल फंक्शन। दोनों न्यूमिनेटर भी पोलिनोमियल की फॉर्म में होगा और डेनोमिनेटर भी पोलिनोमियल की फॉर्म में होगा। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाएगा भाई? रैशनल फंक्शन बोला जाएगा। जैसे कि एग्जांपल 3x प्लस 5 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। तो न्यूमिनेटर में आपको लीनियर पोलिनोमियल दिखाई दे रहा है, डेनोमिनेटर में कैसा दिखाई दे रहा है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और अपोन में लिखा हुआ है ना, अपोन में लिखा हुआ है तो कैसा फंक्शन हुआ? रैशनल फंक्शन हुआ। जैसे रैशनल नंबर होते थे, ठीक है ना, ऐसे ही न्यूमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिख रहा है, डेनोमिनेटर में लीनियर दिख रहा है। तो ये भी न्यूमिनेटर भी एक पोलिनोमियल है, डेनोमिनेटर भी एक पोलिनोमियल है, और पूरा क्या होगा? एक रैशनल फंक्शन। ठीक है, उसके बाद ये अच्छी टाइप है, मतलब यूजफुल है, यूज होता है इसका।
बाकी तो हम ये पढ़ रहे हैं नॉलेज के लिए, ज्यादा एक्सरसाइज के अंदर इनका यूज नहीं है। यूज खाली फंक्शन की जो पहली डेफिनेशन मैंने आपको समझाया था, फर्स्ट पॉइंट था हमारा, ठीक है, उसका यूज होगा। थोड़ा इमेज और प्री इमेज के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, और ओड और इवन फंक्शन का थोड़ा यूज है। बाकी तो हम नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं ना। तो ओड फंक्शन क्या होगा भाई? ओड फंक्शन क्या होता है? देखिए, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एन ओड फंक्शन। इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझना भाई, ये दोनों बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं आपको, ओड और इवन फंक्शन, ठीक है, 12th के अंदर भी काम आएंगे। तो ये फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एन ओड फंक्शन, एक कोई भी फंक्शन है उसको हम ओड फंक्शन कब बोलेंगे? इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, मतलब अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो वो फंक्शन कैसा आ जाए? नेगेटिव आ जाए, यानी कि f ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आए? माइनस एफ एक्स के। अब यहां से आपको ये क्लियर नहीं हुआ होगा, इसलिए मैंने इस पर लिया एक एग्जांपल। भाई एफ एक्स इक्वल्स टू आपके पास है 2x³ प्लस 5x, और आपको चेक करना है, मान लीजिए ये फंक्शन इवन है या ओड है, तो आप कैसे चेक करेंगे? इवन चेक करना हो या ओड चेक करना हो, आप x को किससे रिप्लेस कर दो? माइनस एक्स से। x की जगह क्या रख दो? माइनस का x रख दो। तो यहाँ पर भी हमने x की जगह माइनस का x, यहाँ भी x की जगह माइनस का x रख दिया है, ठीक है। यहाँ पर x का क्यूब करेंगे, क्या हो जाएगा? x का क्यूब, और माइनस का क्यूब करेंगे, देखिए माइनस का क्यूब, माइनस इंटू माइनस, तो एक माइनस माइनस दो तो प्लस हो गए, प्लस माइनस क्या आएगा? माइनस। और वैसे भी आपने पढ़ रखा है कि ओड पावर हो तो साइन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है। और 5 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5x। आपको दोनों में माइनस कॉमन नजर आ रहा होगा, यहाँ से माइनस को कॉमन आउट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें 2x³ और यहाँ से क्या मिलेगा? प्लस का 5x। क्योंकि माइनस कॉमन करते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस का किसके हो जाएंगे? प्लस के। और ये देखिए वापिस आपका fx नहीं आ गया, तो इसकी जगह मैं वापिस क्या लिख सकता हूँ? fx। तो आपने देखा कि जब हमने फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो हमारे पास फंक्शन कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो ये कैसा फंक्शन हुआ? ओड फंक्शन हुआ। ये तो थी करने वाली बात। सीधी बात बताऊं, खाली फंक्शन को देख के बता सकोगे आप? सीधी बात बता रहा हूं, अगर वेरिएबल की पावर ओड है, वेरिएबल की पावर कैसी है? ओड, तो फंक्शन ओड होगा। यहाँ पर x की पावर कितनी है? 3, यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1, तो ये कैसा फंक्शन होगा? ओड फंक्शन होगा, ठीक है। यहाँ देखो x की पावर कितनी है? 4, यहाँ x की पावर कितनी है? 2, इवन पावर है, तो ये फंक्शन कैसा होगा? इवन। चलिए इवन पढ़ लेते हैं। तो इवन फंक्शन क्या होगा? ये फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन। कब? इफ एफ ऑफ माइनस एक्स, वही बात आ गई है, इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर था, मतलब इसमें माइनस बाहर आ जाता था, इसमें माइनस नहीं आएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल ये ऊपर ही लिख रखा है मैंने। एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखा है भाई? 2x की पावर 4 प्लस 3x²। तो आपको इसको चेक करना है। आप यहाँ पर भी क्या करेंगे? x को किससे रिप्लेस कर देंगे? माइनस एक्स से। तो यहाँ पर भी x की जगह माइनस एक्स, यहाँ पर भी x की जगह माइनस एक्स। पावर 4 है, x की पावर 4 आएगी, और माइनस की पावर 4 का मतलब क्या है? माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस। 4 बार माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। या सीधा भी देख सकते हो, इवन पावर है तो प्लस, ओड पावर है तो माइनस, ठीक है। तो प्लस का आएगा ये। यहाँ से भी 2 पावर है तो कैसा आएगा? प्लस का आएगा। तो वापिस क्या मिल गया आपको? fx। तो ये भी कैसा फंक्शन हुआ आपका? इवन फंक्शन हुआ, ठीक है। तो ओड पावर हो तो सीधा कैसे चेक करेंगे? खाली देख के ही। अगर आपको सोल्व करने के लिए बोला जाएगा तब तो ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। खाली आपको चेक ही करना है कि भाई इवन है या ओड है, तो देख के भी बता सकते हो आप। यहाँ पर पावर ओड है तो कैसा फंक्शन था? ओड फंक्शन था। और यहाँ पर पावर इवन है तो कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है, ठीक है। कुछ ऐसे फंक्शन भी होते हैं जैसे कि ये फंक्शन है आपका भाई 3x² प्लस क्यूब लेते हैं, चलिए यहाँ पर क्यूब प्लस 2x² और प्लस 5। आप मुझे कहेंगे सर ये कैसा फंक्शन है? क्योंकि इसमें तो ओड पावर भी आ रही है और इवन पावर भी आ रही है। तो भैया ये ना तो इवन फंक्शन है और ना ही ओड फंक्शन है। ऐसे फंक्शन को जिसमें इवन और ओड दोनों पावर आ जाए, ठीक है, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? नाइदर इवन नॉर ओड। ना तो इवन फंक्शन है और ना ही ओड फंक्शन है, ठीक है, ना इवन ना ओड। चलिए 5 तक कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर जो मेन फंक्शन थे ना हमारे, जो हमें वास्तव में यूज में करने हैं, वो तो हमने लिए पढ़। उसके अलावा कुछ सम इम्पोर्टेंट फंक्शन एंड देयर ग्राफ, कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन और भी दे रखे हैं, इनका यूज तो नहीं है लेकिन दे रखे हैं। तो देखिए नॉलेज बढ़ानी है तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो इनको भी पढ़ लेते हैं। सम इम्पोर्टेंट फंक्शन एंड देयर ग्राफ, उनके ग्राफ भी देखेंगे साथ साथ। तो फर्स्ट टाइप आती है आपकी आइडेंटिटी फंक्शन। देखिए आइडेंटिटी फंक्शन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, एक ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ ओरिजिन से पास हो उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। और ऐसा फंक्शन केवल एक ही होगा, और वो क्या होगा आपका? y इक्वल्स टू एक्स।
मतलब x की डिग्री भी 1, y की डिग्री भी 1 और दोनों के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होता। ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा तुम्हारा, y इक्वल्स टू एफ एक्स से फंक्शन को डिनोट करते हैं, इसलिए लिख दिया मैंने बीच में। तो y इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, x। तो ये कैसा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन। जब भी आपको आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में बोला जाए तो आपको y इक्वल्स टू एक्स ले लेना है, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन ये सिंगल ही होता है हमारा। और एक चीज और याद रखनी है, इसमें आइडेंटिटी फंक्शन में जो डोमेन होगी ना वो ऑल रियल नंबर होगी, इसलिए मैंने r लिख दिया है। r का मतलब क्या है, ऑल रियल नंबर। तो आइडेंटिटी फंक्शन में डोमेन क्या होगी, सभी रियल नंबर होगी, और रेंज भी क्या होगी, सभी रियल नंबर होगी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे होगा, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए y एफ एक्स इक्वल्स टू आपको क्या दे रखा है, आइडेंटिटी फंक्शन x। आप यहाँ पर जो वैल्यू रखोगे वो आपकी डोमेन, और जो निकल के आएगी वो रेंज। ठीक है, तो यहाँ पर रखिए, चलिए मतलब x की वैल्यू y इक्वल्स टू एफ एक्स लेट कर लेते हैं हम, फंक्शन को एफ एक्स से लिखते हैं ना, इसलिए ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां से जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी वो मतलब y की वैल्यू आएगी। क्लियर है ना। देखिए दोबारा से लिखता हूं इस चीज को मैं, ऐसे होता है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये है, और एफ एक्स किसके इक्विवेलेंट है, x के इक्विवेलेंट। अब इसमें आप x की वैल्यू अपनी मर्जी से रखेंगे, लेकिन जैसे यहां पर x की वैल्यू रखेंगे, मान लीजिए मैंने रखा 1, तो x की जगह यहां रखूंगा 1 तो 1 ही मिलेगा। फिर रखूंगा मैं मान लो 2, तो 2 रखूंगा तो क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। मतलब जो वैल्यू रख रहे हैं सेम वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर आप कोई भी रियल नंबर रखते चले, यहाँ पर वही सेम रियल नंबर आ जाएगा। इसलिए मैंने बोला है कि क्योंकि डोमेन होती है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू ये जो आप रिप्लेस कर रही है x की वैल्यू, और जो ये इक्वल टू में आ रही है ना, ये किसकी है, y की, क्योंकि ये एफ एक्स की आ रही है ना, और एफ एक्स किसके बराबर था, y के, तो ये y की वैल्यू बोली जाती है भाई। ठीक है, तो x की जो वैल्यू थी वो आपकी डोमेन, तो x की वैल्यू हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, तो सारे ऑल रियल नंबर आ गए डोमेन में। और जो आप x की वैल्यू रखोगे आइडेंटिटी फंक्शन में, क्योंकि यहाँ अकेला x है, जो रखोगे सेम मिलेगा, कोई चेंजमेंट ही नहीं होगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू भी सेम मिलेगी, यानी कि जितने सारे रियल नंबर अगर आप x की वैल्यू की जगह रखते हो तो सारे रियल नंबर ही इधर आपको मिलने वाले हैं y की वैल्यू में। इसलिए आपकी रेंज भी क्या होगी, ऑल रियल नंबर होगी। तो x की वैल्यू जो होती है वो आपकी डोमेन होती है, और y की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, रेंज। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। सेकंड टाइप आपकी, सेकंड टाइप में आ जाता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या हो, मतलब एक ऐसा फंक्शन जो कांस्टेंट हो, मतलब जिसमें वेरिएबल ना हो, x ना हो। ठीक है ना, क्या ना हो, x ना हो। जैसे कि y इक्वल्स टू सी, ये एफ एक्स मैंने बता दिया, ये फंक्शन डिनोट करने के लिए लिख देते हैं हम। ठीक है, वैसे लिखा तो यूं जाता है y इक्वल्स टू एफ एक्स और एफ एक्स इक्वल्स टू सी। अब देखो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, इसलिए तीनों को इक्वल लिख देते हैं हम। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे भाई x की वैल्यू यहां पर आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, तो डोमेन तो क्या हुई, और रियल नंबर, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, जब इसमें x है नहीं तो क्या y की वैल्यू में कोई चेंजमेंट होगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो खाली रेंज तो क्या रहेगी, y की वैल्यू केवल क्या रहेगी, ये c ही रहेगी, क्योंकि x की वैल्यू आप कोई भी रखें, x यहाँ पर है ही नहीं, x यहाँ पर है ही नहीं, तो इसमें कोई चेंज ही नहीं होना, c रहेगा ये। इसलिए मैंने रेंज क्या लिखी है, c। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे y इक्वल टू 2 कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि x नहीं है इसमें, इक्वल टू में x नहीं है ना, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। अब आप एक बात बताइए, y जो होता है वो लिखते हैं हम एफ एक्स इक्वल्स टू, और फिर फंक्शन से डिनोट कर लेते हैं इस चीज को, तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, 2। अब इसमें आप x की जगह 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, क्या इस पर कोई चेंज होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू तो 2 फिक्स है। तो इस केस में जो डोमेन है वो तो x की वैल्यू होती है, और x की वैल्यू, डोमेन क्या होती है, x की वैल्यू। x की वैल्यू यहाँ पर हम कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि बताया था x कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, तो x की वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हैं। तो डोमेन तो क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर। लेकिन y की वैल्यू तो बदल ही नहीं रही, y की वैल्यू तो ये 2 ही है, समझे। तो इसलिए रेंज में क्या आएगा, ओनली 2 आएगा यहाँ से। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल दिया मैंने वहां पर। ठीक है, अब देखते हैं ग्राफ। देखिए y इक्वल टू 2 आपको ये दे रखा है, खाली y की वैल्यू 2 है। तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि अगर x की वैल्यू दे रखी है तो एक लाइन आएगी y के पैरेलल, और y की वैल्यू दे रखी है तो लाइन आएगी x के पैरेलल। भाई y इक्वल टू 2 है, x तो है ही नहीं इसमें, तो y की वैल्यू मान लो 2 यहाँ पर है, 1 ये है, 2 यहाँ पर है, तो ये जो लाइन आएगी x के पैरेलल आएगी, समझे। मतलब y की वैल्यू दे रखी हो तो लाइन x के पैरेलल, और x की वैल्यू दे रखी हो तो लाइन किसके पैरेलल आएगी, y के पैरेलल आएगी। ठीक है भाई, तो इसीलिए यहां पर लिखा है y इक्वल टू 2। और मान लो y इक्वल्स टू -2 होता तो भी भाई पैरेलल रहती, क्योंकि y की वैल्यू लेकिन किधर आती, यहाँ इधर आती है, -1 मान लो, और ये -2, तो यहां से ऐसे पैरेलल आ जाती है x के। ठीक है,
तो यहाँ पर सी दे रखा था, अब सी हमें पता नहीं पॉजिटिव है नेगेटिव, तो इसलिए हमने लिखा सी अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो इधर आएगा एक्स के पैरेलल, और लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव होगा तो इधर आएगा, लेकिन आएगी एक्स के पैरेलल क्योंकि वैल्यू किसकी है, वाई की। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा। डोमेन और रेंज इनकी याद रखना, यूज होगा इनका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं अब। तो नेक्स्ट टाइप होगी हमारी भाई लीनियर फंक्शन। थर्ड टाइप क्या आ गई है, लीनियर फंक्शन। देखिए लीनियर फंक्शन क्या होता है, जो कि जैसे कि आपने पढ़ा है लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, या लीनियर इक्वेशन। तो उनमें क्या होता था, वेरिएबल की डिग्री कितनी होती थी, 1। ठीक है, साथ में कांस्टेंट हो सकते हैं, लेकिन वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। हमने पढ़ा था एक आइडेंटिटी फंक्शन फर्स्ट टाइप, वहां पर खाली अकेला एक्स था और एक्स की डिग्री कितनी होनी चाहिए थी, 1। उसके इंटू में या प्लस माइनस में कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो अकेला यहाँ पर यूनिक खाली अकेला एक्स होता तो ये आइडेंटिटी फंक्शन था, लेकिन साथ में अगर कांस्टेंट आ जाते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर फंक्शन। लेकिन नाम से पता लग रहा है लीनियर, और लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1। लीनियर का मतलब क्या होता है, डिग्री 1, चाहे वो पोलिनोमियल हो चाहे इक्वेशन हो। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल जो है उसकी पावर 1 होनी चाहिए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर फंक्शन बोलेंगे भाई। ठीक है, तो y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है कि ये y इक्वल्स टू क्या होता है, एफ एक्स लेट कर लेते हैं हम ये। ठीक है, और फिर एफ एक्स इक्वल्स टू क्या लेट कर लेते हैं, ए एक्स प्लस बी। इस टाइप से ये तीनों को इक्वल लिख दिया जाता है, क्योंकि फंक्शन दिखाना होता है ना, एफ से लिखते हैं फंक्शन को, इसलिए ऐसा करते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डोमेन तो क्या हो जाएगी आपकी ऑल रियल नंबर। भाई एक्स की वैल्यू यहाँ पर आप कुछ भी अपनी मर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं, तो रेंज भी क्या होगी, ऑल रियल नंबर। यहाँ पर आप कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो आपको रिजल्ट भी क्या मिलेगा, रियल नंबर ही मिलते चले जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे, तो डोमेन भी रियल नंबर होगी और रेंज भी रियल नंबर होगी। रही बात इसके ग्राफ की, आप कोई भी लीनियर इक्वेशन लीजिए, बस एक्स की डिग्री 1 होनी चाहिए, उसका आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो ऐसे इंटरसेक्ट करेगी वो। चाहे आप नोट कर लेना ये चीज, ठीक है, करके देख सकते हैं आप, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं किसी लीनियर इक्वेशन का। उसके बाद है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन। देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है, मोड से। ठीक है, मोड ऑफ एक्स, आपको याद आ रहा होगा छोटी क्लासों में हमने पढ़ा था, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 क्या आएगी, +5, और 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 5। तो आपको समझ गए होंगे इसका मतलब क्या होता था, अगर मोड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव है तो भी कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो भी कैसे लिखी जाएगी, पॉजिटिव। यानी कि नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है ये, और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखता है, समझे। तो यहाँ पर मॉडुलस की बात आए, एब्सोल्यूट की बात आए या मॉडुलस की बात आए, तो आपको समझ जाना है मोड। एक्स पर क्या लगेगा, मोड। अब देखिए मोड को रिमूव करना बहुत यूजफुल चीज है, ये आपको बहुत काम आने वाली है। मोड को कैसे रिमूव किया जाता है, इस पर मोड लगाया ना तो इसको रिमूव कैसे किया जाएगा, ये समझाया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो मोड के अंदर की चीज को एक बार आप नेगेटिव लिखेंगे, एक बार पॉजिटिव। क्यों भाई, क्यों लिखा है एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी नंबर का अगर हम मॉडुलस वैल्यू निकालते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो तो भी उसका वैल्यू कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, और पॉजिटिव है तो भी कैसी मिलेगी, पॉजिटिव। अब हमें पता नहीं है कि मोड के अंदर का जो नंबर था वो पहले से ही पॉजिटिव था या पहले से नेगेटिव था, इसलिए हम दोनों लिखते हैं, एक बार नेगेटिव लिख देते हैं, एक बार पॉजिटिव। ठीक है, अब सोच के देखिए, नेगेटिव लिखा है तो नेगेटिव जो वैल्यू होती है वो 0 से लेस होती है, इसलिए यहाँ पर जब आप रेंज को डिफाइन करोगे तो लिखोगे x लेस देन 0, और जब पॉजिटिव होता है वो 0 से बड़ा होता है, और 0 भी पॉजिटिव में इंक्लूड होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम x ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू क्यों लगा दिया है, क्योंकि अगर ये 0 भी है तो भी किस में काउंट होगा, पॉजिटिव में ही काउंट होगा। ठीक है, तो मोड को रिमूव करना आपको आ गया होगा, सिंपल है, एक बार नेगेटिव लिखेंगे एक बार पॉजिटिव। किसको, मोड के अंदर की चीज को। जब नेगेटिव लिखा है तो लेस देन 0 और पॉजिटिव लिखा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, हमेशा 0 नहीं होगा भाई। जैसे मान लो ये है तो ये फंक्शन किस पर 0 हो रहा है, 1 पर, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो जिस पर फंक्शन आपका 0 होता है ना उस पर ये रेंज डिफाइन होती है। ठीक है, अब बात करते हैं डोमेन की। तो डोमेन देखिए एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू आप इसमें रखते जाएं, एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं आप, अब फ्री हो बिल्कुल, है ना। एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, कोई भी रखें आप। तो डोमेन तो क्या हो जाएगी, होल रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर, इमेजिनरी तो कभी काउंट ही नहीं होते। ठीक है, और लेकिन रेंज क्या होगी, अब देखिए यहाँ पर आप नेगेटिव रखेंगे तो भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, और पॉजिटिव रखेंगे तो भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो रेंज में नेगेटिव नंबर तो कभी आएंगे नहीं, वाई की वैल्यू कभी नेगेटिव आ सकती है यहाँ से, बताओ। पर मोड की वजह से कभी नेगेटिव आएगी नहीं, क्योंकि नेगेटिव होगा, एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखोगे भी आप तो भी रिजल्ट कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। तो इसलिए रेंज में मैंने लिखा है ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, मतलब जो नेगेटिव नहीं है वो सभी रियल नंबर्स किस में आएंगे, रेंज में। या फिर आप लिख सकते हो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव।
भाई जो नेगेटिव नहीं है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव रियल नंबर भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना, क्लियर है। और इसका ये ग्राफ हो गया। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव एक्स के लिए आप ग्राफ ड्रॉ करोगे y इक्वल्स टू एक्स, तो आपको पता है ओरिजिन से सीधा पास निकलवाया था भाई, y इक्वल्स टू एक्स कैसा फंक्शन हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन नहीं हो गया, तो ओरिजिन से सीधा पास कराया था, ठीक है, इसलिए सीधा यहाँ से ओरिजिन से पास करा रखा है। और माइनस एक्स होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करके देख सकते हैं आप इसके लिए। तो मेन तो है डोमेन और रेंज की और फंक्शन के बारे में थोड़ी नॉलेज, ये लेते हुए चल रहे हैं हम। नेक्स्ट होगा आपका इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट से। तो कभी भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई फंक्शन दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाएंगे कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए समझ लेते हैं इसको। तो जैसे कि 3.5 है तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, तो पहले नंबर लाइन देखें आप, ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ पर नेगेटिव नंबर है, उधर पॉजिटिव नंबर है। आपको देखनी है ग्रेटेस्ट वैल्यू किसकी, 3.5 की। तो 3.5 कहां पर लाई करेगा भाई, 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। 3.5 कहां पर लाई करेगा, 3 और 4 के बीच में। तो आपको क्या करना है, इसके लेफ्ट साइड में इंटीजर देखना है। देखिए किसी भी नंबर की, किसी भी डेसिमल नंबर की अगर आप ग्रेटेस्ट वैल्यू देखना चाहते हैं तो आप उसको पहले नंबर लाइन में देखें और उसके लेफ्ट साइड में जो आपका इंटीजर होगा वही उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। तो ये 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड में कितना इंटीजर है, 3, तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ऐसे ही -3.5 है, कहां पर लाई करेगा, -3.5, -3 और -4 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, इसके यहां पर लाई करेगा, यहां पर लाई करेगा, तो इसके लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर है, -4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -4। ठीक है, समझ में आया। हमेशा लेफ्ट साइड का इंटीजर देख लेना है, लेफ्ट साइड का क्या देखना है, इंटीजर। क्लियर है भाई। तो एक चीज और नोट करेंगे यहाँ पर आप, मतलब हर बार हम नंबर लाइन थोड़ी ना बना के देखेंगे। तो सीधा तरीका बताऊं, सीधा कैसे लिखेंगे, अगर पॉजिटिव नंबर है तो डेसिमल से आगे का डिजिट लिख देना, पॉजिटिव नंबर है तो डेसिमल से आगे का डिजिट, और नेगेटिव नंबर है ना तो डेसिमल से आगे के डिजिट में 1 इंक्रीज करके लिख देना। जैसे -3 है तो -4 होता तो -5, -5 होता तो -6। क्लियर है। चलिए आते हैं डोमेन और रेंज पर। तो डोमेन तो फ्री है, एक्स की वैल्यू कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं आप इसके अंदर, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डोमेन तो क्या होगी, रियल नंबर, लेकिन रेंज क्या होगी, ऑल इंटीजर। क्योंकि मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई जो नंबर है आपका उसके लेफ्ट साइड में इंटीजर, समझे। जैसे ये आपका डेसिमल नंबर था तो ये रियल नंबर भी है, रियल नंबर के अंदर सारे नंबर आ जाते हैं, चाहे वो रेशनल हो, इरेशनल हो, डेसिमल हो, ठीक है, कैसे भी नंबर हो, इंटीजर्स हो, इवन नंबर हो, ओड नंबर हो, सारे किसके अंदर आ जाते हैं, रियल नंबर में। तो यहाँ पर अगर आपका ये डेसिमल नंबर है, ये रियल नंबर था 3.5, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आई, एक इंटीजर आई या नहीं आई, बताइए। इसीलिए हमने रेंज में लिखा है इंटीजर, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रखे, 3.5, 3.2, 3.1, 2.5 कुछ भी रखे, लेकिन इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी वो एक इंटीजर आएगी, समझे। चाहे वो नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, लेकिन आएगी इंटीजर। इंटीजर किनको बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, मतलब बीच के नंबर नहीं लेते। आपको पता है हर दो नंबर के बीच में, यहाँ पर 1 और 2 के बीच में भी करोड़ों सैकड़ों नंबर्स हैं डेसिमल्स की फॉर्म में, है ना, लेकिन उनको नहीं लेते। इंटीजर में 1 और 2 ही रहेगा, बीच के नहीं आएंगे। बीच के ले लिए तो कैसे नंबर बन गए, रियल नंबर बन गए, ठीक है ना, डेसिमल में भी ले लिए तो। क्लियर है भाई। तो उसके बाद ले रहे हैं 6th टाइप। 6th में आ जाएगा आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन मतलब जो दो पार्ट के अंदर हो, दो या दो से ज्यादा पार्ट के अंदर हो। तो एक एक्स नजर आ रहा है, दूसरा ग्रेटेस्ट फंक्शन भी नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये तो ग्रेटेस्ट फंक्शन हो गया और ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, ठीक है, दो पार्ट में बन गया। तो कैसा फंक्शन होगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होगा। डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर, क्योंकि एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन रेंज किस पर डिपेंड करेगी, वाई की वैल्यू पर। रेंज क्या होती है, वाई की वैल्यू। तो इसकी जो वैल्यू है यहाँ से 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, आप कुछ भी रख के देख लीजिए। इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, आप यहाँ पर एक्स की कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, क्योंकि यहाँ ग्रेटेस्ट फंक्शन आ गया है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या करता है, पॉजिटिव नंबर को तो एज इट इज रख लेता है, नेगेटिव में 1 इंक्रीज कर देता है, इसलिए इसकी रेंज 0 और 1 के बीच में आएगी। इसलिए हमने लिखा रेंज क्या होगी, 0 और 1। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सिग्नम फंक्शन या सिग्नम फंक्शन, ठीक है, साइन फंक्शन, सिग्नम फंक्शन या साइन फंक्शन, ठीक है। ऐसा जो फंक्शन जो मोर देन 2 टाइप से डिफाइन हो, 2 या 2 से ज्यादा तरीके से डिफाइन हो, ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाता है, सिग्नम फंक्शन बोला जाता है। देख सकते हो आप, एफ एक्स जो है वो 1 होगा जब एक्स ग्रेटर देन क्या हो, 0, एक तरीके से डिफाइन किया। फिर कह रहे हैं एफ एक्स 0 होगा कब, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, 0। फिर कह रहे हैं एफ एक्स -1 होगा तब जब एक्स लेस देन 0। यहाँ पर आप वाई भी लिख सकते हैं, मतलब वाई की वैल्यू की बात हो रही है।
तो यहाँ कह रहा है कि x पॉजिटिव होगा तो फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, x 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, और x लेस देन 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू -1 होगी। तो 3 तरीके से फंक्शन को डिफाइन कर रखा है। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? सिग्नम फंक्शन बोलते हैं, जो 2 या 2 से ज्यादा तरीके से डिफाइन हो। और ऐसे फंक्शन में x की वैल्यू तो वही है, रियल नंबर होगी, तो डोमेन तो क्या हो गई? रियल नंबर, और रेंज आपकी यही होगी जो y की वैल्यू होगी, क्योंकि y के इक्वल टू लिख रखा है हमने, y इक्वल टू fx इक्वल्स टू a, तो यहाँ पर 0 -1 और +1, ये आपकी क्या हो जाएगी? रेंज। लास्ट आता है आपका, इसी के साथ आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, पावर फंक्शन। पावर फंक्शन मतलब जो पावर की फॉर्म में हो, जैसे fx इक्वल्स टू x रेज टू पावर n, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, 2 हो गई तो x स्क्वायर बन जाएगा, 3 हो गई तो x क्यूब। तो x स्क्वायर ये जो बना है ना, इसको हम बोलते हैं पैराबोला, जो आप डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर आपका पैराबोला, हाइपरबोला के बारे में, कोनिक सेक्शन, कोन आपने पढ़ा है 10th क्लास में, कोन जो आइसक्रीम की शेप में होता है, जोकर की टोपी की शेप में होता है, ठीक है, देखा है ना कौन, उसके हम पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उसका ही एक पार्ट होता है पैराबोला, ठीक है। तो वो आप वहां जाकर पढ़ेंगे। अभी फिलहाल थोड़ा जान लेते हैं कि पावर फंक्शन में क्या होगा, जो पावर में आ जाए, जैसे fx इक्वल्स टू x स्क्वायर, fx इक्वल्स टू x क्यूब, fx इक्वल्स टू x रेज टू पावर 4, पावर्स में आ जाए, ठीक है। ऐसे फंक्शन को पावर फंक्शन बोलते हैं। और ये पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ किया है, तो इसको अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जितना यूज था फिलहाल के लिए, जितना चाहिए था उतना हमने जान लिया है, ठीक है। तो जो पावर की फॉर्म में हो उसको क्या बोलेंगे? पावर फंक्शन बोलेंगे, बस इतना जानना था। पैराबोला का थोड़ा शेप दिखाइए मैंने कि पैराबोला की शेप ऐसी होती है, बाकी इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम कोनिक सेक्शन के अंदर, ठीक है भाई। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो के अंदर हमने पूरा बेसिक कंप्लीट कर लिया है, किसका? फंक्शन का। अब बचती है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और देखिए साथ ही साथ ये है कि आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, नहीं लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।